1 round gun fire. Fuck! 1965 की जंग में तोपों की गनगरज, टैंकों की धाड़ और फजा में बारूद की बू बसी। लाहौर के दरवाजे पर दुश्मन पूरी ताकत से हमलावर। हर लम्हा लग रहा था कि दुश्मन का अगला कदम शहर के दिल को छू लेगा। मगर इसी जमीन के एक बेटे ने फैसला किया कि अब पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। 6 दिन और 6 रातें वो मुसलसल गोलाबारी के बीच खड़ा रहा। नींद, भूख, थकन सब भूल गया। सिर्फ एक बात उसके जहन में थी, मेरा वतन और उसकी मट्टी। 12 सितंबर की सुबह सूरज की पहली किरणें निकली ही थी, मगर वतन का मुहाफिज पहले ही बेदार था। उसने वुजू किया, नफल अदा किए और कई दिन बाद अपने बाल संवारे। करीब ही सूबेदार गुलाम मोहम्मद मौजूद था। नाश्ता करते हुए उसने मुस्कुराते हुए कहा, जरा मेरा हाथ देखो। जरा मेरा हाथ देखें, लकीरें क्या कहती हैं? क्या मेरी तकदीर में शहादत लिखी है? सूबेदार ने संजीदगी से जवाब दिया, सर शहादत तो लिखी है, मगर कब आएगी ये नहीं कह सकते। ये मालूम नहीं है सर कब। वो हंस पड़ा और पुरएतमाद लहजे में बोला, अगर तुम नहीं बता सकते तो मैं खुद तुम्हें बताता हूं, मेरी शहादत करीब ही है। इतने में एक जवान नई वर्दी ले आया। वर्दी किसी और अफसर ने भेजी थी। वो मुस्कुराया और बोला, वर्दी और कफन अपना अपना ही अच्छा लगता है। ये जुमला सुनकर सब खामोश हो गए, जैसे वो अपनी किस्मत पहले ही जान चुका। क्या आप जानते हैं कि वो जांबाज सिपाही कौन था? इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। ये 6 सितंबर 1965 की सुबह थी। लाहौर पुरसुकून नींद में था। कोई नहीं जानता था कि अगले लम्हे दुश्मन तारीख का सबसे बड़ा वार करने वाला है। भारतीय जर्नल ने मंसूबा बनाया कि सुबह लाहौर पर कब्जा होगा और शाम को जिमखाना क्लब में चाय पी जाएगी। मगर यह पाकिस्तान था, जहां सिपाही जान तो दे सकते थे, लेकिन सरजमीन दुश्मन के हवाले नहीं कर सकते। उसी रात मेजर अजीज भट्टी लाहौर में अपने बेटे को गोद में लिए बैठे थे कि फौजी जीप आकर रुकी। पैगाम मिला, सर महाज पर फौरी तौर पर पहुंचना है। उन्होंने बेटे को चूमा, घर वालों से खुदा हाफिज कहा और अगले लम्हे भर में जंगी लिबास पहनकर बरकी सेक्टर रवाना हो गए। बरकी सेक्टर उस वक्त लाहौर का सबसे अहम दिफाई मोर्चा था। अगर यह महाज लूट लिया जाता तो दुश्मन सीधा लाहौर के दिल में दाखिल हो जाता। इसीलिए इस जिम्मेदारी सौंपी गई मेजर अजीज भट्टी, जो उस वक्त 17 पंजाब रेजिमेंट में कंपनी कमांडर थे। 6 सितंबर की सुबह 4:30 बजे भारत ने 3 समतों से यलगार की, वादा, कसूर और बरकी। लेकिन असल तूफान बरकी पर आया। जदीद टैंकों की लंबी कतारें, भारी तोप खाने की गनगरज और फजाई बमबारी से हर तरफ जमीन लरज रही। हडियारा गांव दुश्मन के कब्जे में आ चुका था और अब वो बरकी की तरफ बढ़ रहा था। ऐसे में मेजर अजीज भट्टी ने तोप खाने को हुक्म दिया। गोलाबारी इतनी शदीद और निशाने इतने दुरुस्त थे कि दुश्मन को दिफा पर उतरना पड़ा। कई भारतीय टैंक लम्हों में खाक हो गए। दुश्मन हैरान था कि एक कंपनी कमांडर इतनी कलील नफरी के साथ उतनी पूरी बटालियन को कैसे रोके खड़ा है। मेजर अजीज भट्टी अगली सफों में मौजूद थे और बार बार अपने सिपाहियों को हौसला दे रहे थे। उनकी क़यादत में बरकी सेक्टर एक आहनी दीवार बन गया। 7 सितंबर की सुबह फजर के वक्त मेजर अजीज भट्टी ने अपने जवानों के साथ मोर्चों में खड़े होकर नमाज अदा की। आंखों में आंसू लिए उन्होंने दुआ मांगी, ऐ अल्लाह हमें अपने वतन की हिफाजत में कामयाब कर, हमें सुर्ख रू कर। नमाज के बाद उन्होंने दूरबीन उठाई और दुश्मन पर नजर जमा दी। रोशनी फैलते ही तोप खाने को हुक्म दिया। गोलाबारी शुरू हुई तो भारतीय सफें लरज गई। असलहे के जखीरे में आग लग गई। कई सिपाही वहीं ढेर हो गए। सारा दिन और रात वो मोर्चों पर डटे रहे। दुश्मन बार बार हमले करता रहा, मगर वो अपने जवानों के साथ एक लम्हे के लिए भी पीछे न हटे।
उसी रोज उन्होंने खुद दुश्मन के टैंकों को निशाना बनाया। एक के बाद एक टैंक शोलों में लिपटता गया। बरकी नहर के किनारे धुएं और आग के बादल छा गए। दुश्मन हैरान था कि उसको इतनी तबाही शायद एक्सपेक्टेशन में थी ही नहीं। 8 सितंबर के दिन कर्नल कुरैशी ने कहा कि अजीज, तुम 3 दिन और 3 रातों से मुसलसल यहां खड़े हो, अब आराम करो, मैं दूसरा अफसर भेजता हूं। लेकिन अजीज भट्टी ने पुरज़म लहजे में जवाब दिया, सर, यह महाज बहुत हसास है, मैं दुश्मन की हर हरकत जान चुका हूं, नए अफसर को वक्त लगेगा और यह वक्त हम खो नहीं सकते, मुझे वापस ना बुलाया जाए। कमांडर खामोश हो गए, क्योंकि वो जानते थे कि इस महाज की सबसे बड़ी ताकत खुद मेजर अजीज भट्टी है। 9 सितंबर बरकी सेक्टर की जंग का सबसे सख्त दिन था। भारतीय फौज ने अपनी पूरी रेजिमेंट के टैंक बरकी नहर के पुलों की तरफ कर दिए। उनका मकसद था कि हर हाल में लाहौर का रास्ता खोला जाए। टैंकों की लंबी कतार पुल की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन मेजर अजीज भट्टी के हुक्म पर पाकिस्तानी तोपों ने फायर किए। 1 राउंड गन फायर। कई भारतीय टैंक पुल पर ही शोलों में लिपट गए। दुश्मन की पूरी यलगार वहीं रुक गई और भारतीय फौज को पसपा होना पड़ा। उसी दिन भारतीय फिजाइया ने भी हमला किया। 2 तैयारे बरकी सेक्टर के बालाखानों पर बम गिराने आए, मगर निशाना खता हो गया। अल्लाह की कुदरत थी कि वहां मौजूद पाकिस्तानी जवान बच गए। कमांडिंग ऑफिसर ने एक बार फिर अजीज भट्टी को कॉन्फ्रेंस के बहाने वापस बुलाने की कोशिश की ताकि कुछ देर आराम कर सके, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। मेजर अजीज भट्टी का जिस्म मट्टी और धुएं से अटा हुआ था। आंखें मुसलसल जागने की वजह से सूज गईं। पलकें झपकते तो नींद आने लगी, मगर फिर भी वो दुश्मन की नकलो हरकत पर लगातार निगाह रखे हुए थे। 10 सितंबर को दुश्मन ने फैसला कुन हमला किया। हमारे कई मोर्चे मट्टी में दब गए, बहुत से जवान भी शहीद हुए, मगर मेजर अजीज भट्टी अपनी जगह से 1 इंच न हटे। उसी रात भारत ने बरकी पर एक पूरी बटालियन झोंक। टैंक, तोपें, मशीन गन्स, हर तरफ से आग बरस रही। कमांडर ने हुक्म दिया कि अजीज भट्टी नहर के किनारे से पीछे आ जाए, लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो दुश्मन पहले ही कब्जा जमा चुका था। ऐसी नाजुक घड़ी में अजीज भट्टी आगे बढ़े और सिपाहियों के साथ मिलकर दुश्मन को पीछे धकेल दिया। वो खुद सबसे आगे खड़े रहे ताकि जवान और गाड़ियां महफूज वापस जा सकें। फिर अपनी कंपनी को नए सिरे से मुनज्जम किया और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। 11 सितंबर की रात अजीज भट्टी ने तमाम सिपाहियों को बुलाया और कहा, कल दुश्मन एक और बड़ा हमला करेगा। अगर मैं जिंदा रहा तो तुम्हारे साथ लड़ूंगा, और अगर शहीद हो गया तो मेरा खून इस जमीन को सुर्ख कर देगा, लेकिन दुश्मन को आगे नहीं बढ़ने दूंगा। ये अल्फाज सुनकर सब जान गए कि उनके कमांडर कल अपनी जान की बाजी लगाने के करीब। यही वजह है कि वो सब लोगों के हौसले भी बुलंद कर गए। 12 सितंबर के दिन दोपहर के वक्त मेजर अजीज भट्टी एक बुलंद चोटी पर खड़े होकर दुश्मन की नकलो हरकत का बगौर जायजा ले रहे थे कि अचानक से शदीद गोलाबारी शुरू हो गई। करीब खड़े सूबेदार गुलाम मोहम्मद घबरा गए और फौरन कहा, सर, गोला सीधा हमारी तरफ आ रहा है, आप नीचे आ जाइए। मेजर अजीज भट्टी ने जवाब दिया कि खतरा तो जरूर है, लेकिन मौतो हयात अल्लाह के हाथ में है। अगर मुकद्दर में शहादत लिखी है तो इससे बड़ी खुशकिस्मती और क्या हो सकती है। इसी दौरान दुश्मन के टैंक नहर की तरफ बढ़ते दिखाई दी। मेजर अजीज भट्टी ने फौरन तोपचियों को फायर का हुक्म दिया। पहला निशाना खता हो गया, लेकिन दूसरे ही वार में दुश्मन के 2 टैंक दहकते शोलों में बदल गए। इस कामयाबी पर उनके साथी खुश हुए, मगर गोलाबारी बदस्तूर जारी रही। दोपहर का सूरज सरों पर आ चुका था। दुश्मन के हमले मजीद शदीद हो गए। मेजर अजीज भट्टी हस्बे मामूल बुलंद चोटी पर खड़े दुश्मन की पेशकदमी पर नजर जमा रहे थे कि अचानक एक गोला उनकी समत लपका। धमाके की गूंज के साथ शोला भड़का और सीधा उनके सीने को चीरता हुआ दाएं फेफड़े को पार कर गया। मेजर अजीज भट्टी एक झटके से जमीन पर गिर गए। उनके साथी भागते हुए मेजर अजीज भट्टी के करीब पहुंचे, मगर अब वो अपने रब के हुजूर जामे शहादत नोश कर चुके थे। मेजर अजीज भट्टी ने न सिर्फ 6 दिन और 6 रातें मुसलसल दुश्मन की गोलाबारी का सामना किया, बल्कि दुश्मन की सफों को तहबाला कर दिया और उसे भारी नुकसान भी पहुंचाया।
میجر عزیز بھٹی کا جسد خاکی پاک فوج کے اعلیٰ ترین اعزاز کے ساتھ ان کے گاؤں لادیاں لایا گیا، جہاں انہیں فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ پاکستان نے ان کی لازوال قربانی کے اعتراف میں انہیں نشان حیدر سے نوازا، جو سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے۔ میجر عزیز بھٹی کی شہادت پوری قوم کے عزم، غیرت اور ایمان کی جیتی جاگتی علامت تھی۔ آج بھی جب ہم اپنے شہیدوں کو یاد کرتے ہیں تو میجر عزیز بھٹی کا نام سب سے نمایاں نظر آتا ہے۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے دوستو؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔